नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं पढ़ा रहा हूँ भाषा के विषय में। आज पढ़ाएंगे भाषा के अंग या भाषा के तत्व। तो इसके पहले वाले वीडियो हमने पढ़ाया था भाषा की विशेषताएं। आज हम पढ़ाएंगे भाषा के तत्व या भाषा के अंग। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ देगा कि भाषा के कितने अंग हैं, ऑप्शन दे देगा 2, 4, 6, 8। तो आपको ये बताना होगा, जिसे आप जानते रहिए। भाषा के कुल 4 अंग हैं। भाषा के 4 अंग हैं। आइए इन्हीं 4 अंगों पर हम प्रकाश डालते हैं। एक है ध्वनि, दूसरा है शब्द, इसको आप पद भी कह सकते हैं। तीसरा है वाक्य, और चौथा है अर्थ। तो ये 4 अंग हैं। भाषा के कितने अंग हैं या तत्व हैं? ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, अर्थ है। कुल संख्या कितनी हो गई? कुल संख्या हो गई 4। इसे आप लोग जानते रहिए। तो अब आइए ध्वनि पे विचार करते हैं। ध्वनि क्या है? तो ये इस पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है कि उच्चारण की अगर दृष्टि से अगर हम बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे लघुतम इकाई को ध्वनि कहते हैं। माने जो उच्चारण में हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी है, वर्ण भी है। लेकिन वर्ण क्या है? लिखित रूप में है। ध्वनि क्या है? उच्चारण में है, मौखिक है। ये हम पिछले वाले वीडियो पर इस पर विस्तार से हमने चर्चा किया है। तो साथियों, ये जानते रहिए ध्वनि क्या है। ध्वनि उच्चारण, अगर हम उच्चारण की दृष्टि से बात करें, उच्चारण की दृष्टि से सबसे लघुतम इकाई है, क्या है? उसी को हम कहते हैं ध्वनि। माने उच्चारण की दृष्टि से सबसे लघुतम इकाई ध्वनि है। और इसे हम संस्कृत में ध्वनि को स्वनिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वनिम। इसे आप लोग जानते रहिए। संस्कृत में स्वनिम कहा जाता है ध्वनि को। और इसके 2 भेद हैं। एक है खंड्य और एक है खंडेतर। खंडेतर। तो साथियों जानते रहिए, खंड के भी 2 भेद हैं। खंड के 2 भेद हैं। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ये खंड के भेद हो गए। और खंडेतर के 4 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? 4 भेद हो जाते हैं। एक है मात्रा, दूसरा है अनुनासिक, और तीसरा है बलाघात, और चौथा भेद है अनुतान। ये भेद हैं खंडेतर के। तो इस तरह से साथियों जानते रहिए, स्वनिम के 2 भेद हैं। एक खंड है, एक खंडेतर है। खंड के 2 भेद हो गए, स्वर और व्यंजन। और इसको मात्रा, खंडेतर के अनुनासिक, बलाघात और अनुतान। ये स्वर के, देखिए स्वर के विषय में एक विद्वान थे, वो अमेरिका के थे, प्रोफेसर डेनियल। तो जो स्वर होता है यह स्वतंत्र होता है। अब प्रोफेसर एक थे डेनियल, इनका नाम था डेनियन। ये 1953 ईस्वी में मान स्वर की कल्पना किए। मान स्वर, इसको आप प्रधान स्वर भी कह सकते हैं। प्रधान स्वर, मेन स्वर या मान स्वर या प्रधान स्वर की कल्पना प्रोफेसर डेनियल ने, अमेरिका के थे,
ये अमेरिका के थे। तो ये प्रोफेसर डेनियल ने 1953 में मान स्वर या प्रधान स्वर की कल्पना की और इन्होंने बताया कि मान स्वर की संख्या 8 है। और इसके बाद फिर ये गौड़, एक होता है गौड़ मान स्वर और उसकी संख्या कितनी है 7। तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, मान स्वरों की संख्या कितनी होती है और गौड़ मान स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों इसको आप लोग जानते रहिए कि ये गौड़ मान स्वर की संख्या 7 है और मान स्वर की संख्या 8 है। ये प्रोफेसर डेनियल ने, जो अमेरिका के थे, 1953 में मान स्वर या प्रधान स्वर या इसे मेन स्वर कहते हैं की कल्पना की थी और मान स्वर की संख्या 8 बताए थे। इसके बाद साथियों इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं। अब आपको बताएंगे कि इस में ध्वनि में कुछ ध्वनि नियम भी हैं। ध्वनि नियम भी कुछ विद्वानों ने बनाया है। तो इसके 3 भेद कर लीजिए। एक तो विद्वान थे जर्मन के, एक जर्मन के विद्वान थे ये लोग। तो जर्मन के 3 विद्वान थे। जर्मन के कितने विद्वान थे? 3 विद्वान थे। एक का नियम है ग्रीम नियम। ग्रीम नियम, इसको बनाने वाले हैं याकोब ग्रीम। ये जर्मन के विद्वान थे, याकोब ग्रीम। दूसरा नियम बनाने वाले हैं ग्रासमैन नियम। ग्रासमैन नियम को बनाने वाले ये ग्रासमैन ही हैं। ये भी जर्मन के विद्वान थे, इन्होंने भी ध्वनि पर नियम बनाया है। तीसरा है बर्नर नियम। तो इसको भी बनाने वाले विद्वान बर्नर ही हैं। ये लोग अपने नाम पर ही ध्वनि का नियम बना दिए। तो इसे कहते हैं ग्रीम नियम, ग्रासमैन नियम और बर्नर नियम। ये तीनों विद्वान जर्मन के थे। तो इसे आप लोग जानते रहिए। फिर 2 विद्वान हुए रूस के। ये रूस के हुए और इन्होंने भी नियम बनाया। तो इन्होंने एक नियम जो बनाया था उस नियम का नाम था मूर्धन्य नियम। मूर्धन्य नियम ये रूस के विद्वान थे, इन्होंने बनाया और उन विद्वानों का नाम है प्रोफेसर पॉट। ये प्रोफेसर पॉट हैं और एक हैं प्रोफेसर फोर्तुना तावे। ये प्रोफेसर फोर्तुना तावे थे। अब प्रोफेसर पॉट, इन्होंने मूर्धन्य नियम बनाया और ये नियम रूस का है। ये रूस के विद्वान थे। एक तीसरा नियम जो है इसको आप लोग जानते रहिए, ये मूर्धन्य नियम है और ये जर्मन के विद्वान तीनों ने एक नियम अपने नाम पे बनाया। तीसरा है तालव्य नियम। तालव्य मूर्धन्य नियम के बाद तो हमारे यहाँ मूर्धा टठ डढ़ है, तालव्य चछ जझ है। तो इसमें 2 विद्वान थे, इसमें भी 2 विद्वान हैं। एक है थॉमसन, एक कौन है? थॉमसन। और एक है कालित्स। ये 2 विद्वान हैं, ये तालव्य नियम बनाए हैं। और प्रोफेसर पॉट ये रूस के थे और प्रोफेसर फोर्तुना तावे ये दोनों ने मूर्धन्य नियम बनाया है, मूर्धन्य नियम बनाए हैं। और ये तालव्य नियम बनाए हैं थॉमसन कालित्स। ये ध्वनि से संबंधित ये सब नियम हैं। तो कभी कभी परीक्षा में नियम भी पूछ देता है। तो ये इसको आप लोग जानते रहिए। ये सब जो नियम बनाए हैं, मूर्धन्य नियम, तालव्य नियम और ग्रीम नियम, ग्रासमैन नियम, बर्नर नियम, तो ये सब ध्वनि से संबंधित है। कभी कभी परीक्षा में पूछता है, इसे आप लोग जानते रहिए। इसके बाद साथियों अब हम पढ़ाएंगे शब्द के विषय में।
तो शब्द को भी जानते रहिए। अगर हम शब्द की बात करें कि सार्थकता की दृष्टि से शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। अगर हम सार्थकता की बात करें, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शब्द कहते हैं। साथियों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था शब्द और पद में क्या अंतर है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद हो जाता है, और जब शब्द स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र अस्तित्व रहता है, तब वह शब्द होता है। और अगर हम सार्थकता की दृष्टि, वैसे भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई वर्ण है या उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि है। लेकिन अगर हम सार्थकता ढूंढेंगे तो शब्द ही सार्थक होता है, वर्ण और अक्षर सार्थक नहीं होता। तो सार्थकता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। अब व्याकरणिक योग्यता, व्याकरणिक योग्यता अगर हम बात करें की दृष्टि से लघुत्तम इकाई क्या है? लघुत्तम इकाई, ये समझ लीजिए पद है, इसी पद को रूप कहते हैं। अब ये जो है वाक्य में प्रयोग हो जाता है, इसलिए वो पद या रूप कहलाता है, और वही अगर स्वतंत्र है तो शब्द कहलाता है। तो इस दोनों चीज़ों को जानते रहे। कभी कभी परीक्षा में ऐसे ये सेंटेंस ही दे देगा कि सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आप टिक करेंगे शब्द। अब व्याकरणिक योग्यता की दृष्टि से अगर बात की जाए, व्याकरणिक योग्यता की दृष्टि से अगर लघुत्तम इकाई पूछा जा रहा है तो उसे आप पद कहिए या रूप कहिए। और यह है शब्द ही, लेकिन वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे हम पद कहते हैं या फिर रूप कहते हैं। इसे आप लोग जानते रहिए। इसके बाद साथियों, अगर वाक्य विषम, तो भाषा की ये पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है, क्योंकि वाक्य ही पूरे आपकी इच्छा को प्रकट करता है, आपकी आकांक्षा को प्रकट करता है, वह वाक्य है। अगर आप एक वाक्य कहते हैं तो अपने आप में आप जो कहना चाह रहे हैं वह पूरा होता है। तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई की हम बात करें तो ये क्या है? वाक्य। अच्छा, इसमें एक विद्वान थे विश्वनाथ, इनका आप लोग नाम सुने होंगे। विश्वनाथ ये साहित्य दर्पण लिखे थे। तो इन्होंने, विश्वनाथ ने इनके 3 तत्व बताए। वाक्य के कितने तत्व हैं? विश्वनाथ ने बताया 3 तत्व हैं, 3 तत्व। और उन 3 तत्वों को आप लोग जानते रहिए। एक है आकांक्षा, आकांक्षा, दूसरा है योग्यता, और तीसरा क्या है? तीसरा है आसक्ति। माने विश्वनाथ ने बताया कि अगर कोई वाक्य है उसमें 3 चीज़ होना चाहिए। आकांक्षा होना चाहिए, आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, आप जो चीज़ कह रहे हैं उसकी इच्छा होनी चाहिए। योग्यता का मतलब वाक्य अपने अर्थ को प्रकट करने में योग्य हो, और आसक्ति का मतलब होता है समीपता। इसको आप लिख सकते हैं समीपता। माने वाक्य में ऐसा नहीं है कि वो समीप हो, एक वाक्य उसका क्रम हो, उसमें समीपता हो। ये कौन बता रहे हैं? विश्वनाथ बता रहे हैं। और ये तो 3 तत्व बताए हैं, और इसके 2 अंग भी 2 अवयव बताए हैं। 2 अवयव, अवयव का मतलब होता है अंग। तो इसको 2 अंगों को भी जानते रहिए। एक है उद्देश्य, और दूसरा है विधेय। क्या है? विधेय। उद्देश्य और विधेय को जानते रहिए। तो इस तरह से ये वाक्य के संबंध में है। अब इसका हम विस्तार से आगे वाले चैप्टर में चर्चा करेंगे कि उद्देश्य विधेय क्या है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के दृश्य कितने भेद होते हैं, ये सब हम बताएंगे।
अब इसके बाद आता है अर्थ, इसके बाद आ जाता है अर्थ। देखिए अर्थ ये है शब्द के द्वारा जो प्रतीत होती है, शब्द के द्वारा जो प्रतीत होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को अर्थ कहते हैं। तो इसे आप लोग जानते रहिए, शब्द के द्वारा जो प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अर्थ कहते हैं। तो शब्द के द्वारा जो प्रतीत होती है उसे अर्थ कहते हैं। अगर इसके हम शक्ति के विषय में बात करें, शक्ति के, तो इसकी 3 शक्तियां हैं। इसको भी हम पिछले वाले वीडियो में बताए हैं विस्तार से, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इनमें अर्थ शब्द के द्वारा छिपा रहता है, शब्द के द्वारा ये अर्थ छिपे रहते हैं। अभिधा शक्ति होती है, लक्षणा शक्ति होती है और व्यंजना शक्ति होती हैं। अगर हम दशा की बात करें, दशा की बात करें तो इसकी 3 दशाएं होती हैं। अगर हम दशा की बात करें तो इसकी कितनी दशाएं होती हैं, इसकी आप समझ लीजिए 3 दशाएं होती हैं। कितनी दशाएं होती हैं, 3। एक है अर्थ विस्तार, एक है अर्थ संकोच और एक है अर्थादेश। तो इसको साथियों जानते रहिए। अर्थ की कितनी दशाएं होती हैं, अगर परीक्षा में पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे 3 दशाएं होती हैं। शब्द की कितनी शक्तियां होती हैं, शब्द में ही अर्थ छिपा होता है, तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होता है, और शब्द के द्वारा जिसकी प्रतीत होती है उसे अर्थ कहते हैं। साथियों इसके विषय में हम अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश के विषय में आगे वाले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए साथियों तो इसे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।